यू नो वेरी वेल, ब्रेन को सीखना या इंट्रोड्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो मेन पॉइंट्स उसके अंदर ये है कि हम जैसे एक चार्ट बनाए और उसके अंदर जो जस्ट एक या दो ऐसे हर एक पार्ट की कुछ दो तीन उसके फंक्शंस होते हैं, उसको नोट करना होता है और उससे याद करना होता है। बहुत ही आसान सा तरीका है इंट्रोड्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का, समझने का। और इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो यकीनन जो है ब्रेन सेक्शन में से आपकी कोई भी टेस्ट में से कोई सवाल मिस ही नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि घर जाके, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि एक जैसे बड़ी शीट लेके डिफरेंट पार्ट्स और उनके अंदर जो कंट्रोलिंग पार्ट, बिकॉज ब्रेन के अंदर मेन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिव सेंटर है कोऑर्डिनेशन का, तो कौन से जो है फंक्शंस की जैसे कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन करता है, वही चीजें जो है नोट करनी होती है। एनीवे, हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो चार्ट जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, तो थोड़ा सा उसको आप रिकॉल कर ले। जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी सबसे पहले 3 मेन डिविजन्स है। ह्यूमन ब्रेन की 3 मेन डिविजन्स है। जैसे कौन सी 3 मेन डिविजन्स है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर की मीनिंग होती है फ्रंट पे, एंड पे, आगे सबसे। मिड की मीनिंग है मिडिल में, दरमियान में। हाइंड की मीनिंग होती है आखिरी सेक्शन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन की कोई भी डिवीजन नहीं है, छोटा सा एक सेक्शन है। फोर ब्रेन के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल 2 मेन डिवीजन्स है, एक है टीलेनसीफेलोन और दूसरा है डाइनसीफेलोन। नंबर की डिवीजन है टीलेनसीफेलोन, टीलेनसीफेलोन और दूसरी डिवीजन है जिससे कहते हैं डाइनसीफेलोन। डाइन का मतलब होता है इंटरमीडिएट, टीलन का मतलब होता है एंड वाला। जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक इलस्ट्रेशन भी देखी थी डेवलपमेंट के दौरान, जैसे ये दो पार्ट होते हैं टीलेनसीफेलोन एंड डाइनसीफेलोन। टीलेनसीफेलोन ब्रेन का, फोर ब्रेन का सबसे जैसे बड़ा ही पार्ट है। इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स आते हैं। सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स, सेरिब्रल हेमीस्फीयर, हेमी की मीनिंग होती है हाफ, स्फीयर की मीनिंग होती है ग्लोब। तो ब्रेन के अंदर आधे गोले जैसे बड़े जो होते हैं उन्हें सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमीस्फीयर नथिंग बट वो सेरिब्रम पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे हाईली डेवलप जो होता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन, रीजनिंग, थॉट्स, इनोवेशन, क्रिएशन सब इस सेरिब्रम पार्ट के अंदर होती है। और जो डाइनसेफेलोन है, यू नो वेरी वेल, डाइनसेफेलोन के अंदर 2 सेक्शन आगे होते हैं। एक होता है थैलेमस होता है और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कोई एक सिंगल पार्ट नहीं है, पर इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम, जिसके अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के अलावा एक अमाइगडाला और हिपोकैम्पस है। हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस, अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस, 3 जैसे इसके पार्ट्स हुए। तो ये फोर ब्रेन के सेक्शन है और मिड ब्रेन की जैसे कोई डिवीजन नहीं है। और हाइंड ब्रेन के अंदर जैसे फर्दर जो 3 इसके सेक्शन है, सबसे जैसे लास्ट वाला सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा या सिंपली मेड्यूला कहते हैं, जो स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्टेड होता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा के ऊपर एक छोटा सा रीजन होता है, सेक्शन होता है जिससे पोन्स कहते हैं, इसी के साथ जो है कनेक्टेड होता है। और तीसरा और आखिरी सेक्शन है सेरिबीलम, सेरिब्रम फोर ब्रेन पार्ट है और सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है। ये ऐसी लफ्ज हैं, मिलते जुलते होते हैं, उनको जरा एक अलग अलग पैटर्न के जरिए आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखेंगे तो ऐसा चार्ट आपके पास यकीनन मौजूद होगा। इन्हीं पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जस्ट एक दो कुछ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होते हैं, किन चीजों के हम उनको थोड़ा सीखेंगे आज के हवाले से। तो सबसे पहले आई थिंक जो अब हम हमें चलना चाहिए टीलेनसीफेलोन के पास, और जिसमें 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर होते हैं।
तो इस सेक्शन की तरफ आते हैं। या ओवरऑल जैसे आप ब्रेन की जैसे इलस्ट्रेशंस में देखेंगे तो ये जो स्पाइनल कार्ड जो होता है, ये हो रहा है होता है, दैट इज द मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ऐसे नहीं कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक दूसरे से अलग हो, सेपरेट हो, कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी होता है। तो स्पाइनल कार्ड के साथ जो रिलेटेड जो पार्ट, कनेक्टेड पार्ट है वो इस मेड्यूला ऑब्लांगेटा है। और उसके बाद जैसे यू नो वेरी वेल जो बोन्स का सेक्शन है, इधर जैसे एक कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड पार्ट होता है जिसका नेम है सेरिबेलम। तो ये तीन सेक्शन जो है ये इस हाइंड ब्रेन के सेक्शन हुए। मिड ब्रेन जो बहुत ही एक छोटा सा रीजन पार्ट होता है, और बाकी जैसे मेन पार्ट जैसे यू नो वेरी वेल फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन के अंदर भी सबसे बड़ा जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, दोनों में फर्क है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये ध्यान में आप रखेंगे। बाकी जिस तरह से यू नो वेरी वेल इधर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। जब भी आप ब्रेन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर जब भी आप ऑब्जर्व करें या देखें तो इधर एक ग्लैंड होता है जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, और इसका ग्लैंड का नेम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आगे एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ेंगे और इधर भी पढ़ेंगे। बिकॉज जैसे यू नो वेरी वेल कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए जैसे यकीनन हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। इसके अंदर जैसे दो किस्म के टिश्यूज होते हैं जैसे हम पढ़ेंगे, एक जैसे नर्व सेल है और दूसरे जो है यकीनन एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम टीलेनसेफेलॉन की तरफ आते हैं। टीलेनसेफेलॉन differentiated into two cerebral hemispheres are cerebrum. Two cerebral hemispheres are cerebrum. बहुत ही important और popular question है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। Two cerebral hemispheres are connected by corpus callosum. Many time previous days के अंदर ये सवाल आ चुका है। Two cerebral hemispheres are coordinated by, connected by कार्पस कैलोसम में एक बैंड है टिश्यूज का, लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन कार्पस कैलोसम उससे कहते हैं। उसके जरिए दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये कार्पस कैलोसम को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको नोट करेंगे। टेस्ट रिलेटेड पार्ट है, टेस्ट ये जो सेक्शन है जैसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो सबसे बड़ा जो सेक्शन है ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दरमियान में इधर जो है एक बैंड होता है टिश्यूज का जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। एक इलस्ट्रेशन और भी देखते हैं। और हर एक जैसे पार्ट होता है उसका एक जैसे जाहिर है राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग बुक में नहीं है। जरा थोड़ा हम मजीद चंद एक थोड़े से फंक्शन इसको देखते हैं कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। राइट साइड बॉडी की जो स्टिमुलस है वो उसकी जो लेफ्ट हेमिस्फीयर उसको रेगुलेट करता है। इसी तरह से जो राइट हेमिस्फीयर है सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये जहन में एक थोड़ी एडिशनल पॉइंट है, हमारे बुक में नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह मोटर कंट्रोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी, हालांकि देखो लेफ्ट हेमिस्फीयर है पर कंट्रोल जो मोटर कंट्रोल का मतलब होता है राइट साइड के जो बॉडी पार्ट्स हैं, आर्म है, लिम्ब है, इन तक जो कमांड या ऑर्डर जाएंगे वो इधर मोटर कंट्रोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर होता है। इसी तरह से सेम आप मोटर कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड जो होगा वो राइट हेमिस्फीयर में होगा, और जो मोटर कंट्रोल ऑफ द जो राइट साइड है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होगा। मजीद जो कुछ कंट्रोलिंग जैसे पॉइंट्स है कि स्पीच, लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है, बुक में नहीं है, आप ये जरूरी नहीं है कि आप याद करें बट समझना थोड़ा सा है। और जो राइट हेमिस्फीयर है जो क्रिएटिविटी है, और इसी तरह से बाकी कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी पॉइंट ऐसी सीखनी थी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और मोटर कंट्रोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रेगुलेट करता है, और
राइट साइड का जो राइट हेमिस्फीयर है वो सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड मोटर कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, एसटीबी बुक के अंदर नहीं है पॉइंट, थोड़ा सा ब्रेन के हवाले से एडिशनल चंद एक पॉइंट है, होपफुली आप इन थोड़ा सा सीख लेंगे एक आइडिया जिस तरह से कि किस तरह से वर्क करता है। और एसटीबी बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो अभी हमने जैसे स्टेशन पर हमने इनवाइट किया कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑब्वियस का मतलब होता है प्रोमिनेंट, सबसे बड़ा जाहिर है जो ब्रेन का जो बड़ा पार्ट होने की वजह से क्लियर वाज़ह नुमाया नजर जो आता है ब्रेन के अंदर वो सेरिब्रम पार्ट ही होता है। और जैसे यू नो वेरी वेल फर्दर इसकी जो है दो रीजन है इस टीवी बुक के हवाले से हम सीख रहे हैं, एक टीलेनसिफेलोन होता है और दूसरा होता है डाइनसिफेलोन। डेवलपमेंट के दौरान आपको याद होगा प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जो एंड पे फ्रंट पे जो बड़ा जो एक बड़ी डिवीजन है जो दैट इज द टेलेनसिफेलोन और एक डाइनसिफेलोन है। उसके बाद जो है मीजनसिफेलोन का सेक्शन स्टार्ट होता है, देन जो मेटनसिफेलोन के बाद देन जो है स्पाइनल कार्ड का सेक्शन था। वो सारी चीजें आपको यकीनन याद होंगी। तो टीलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन इसकी जो है दो डिवीजन हुई। टीलेनसिफेलोन ओवरऑल एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन आप कहें कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की ऑर्गेनाइजेशन कैसी, अगर ओवरऑल लुक को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा सेक्शन जिससे आप राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इतना बड़ा जो प्रोपोर्शन है ब्रेन के अंदर वो इन राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का होता है। डाइनसेफेलोन जैसे जस्ट एक इंटरमीडिएट छोटा सा सेक्शन होता है। मिड ब्रेन का सेक्शन जो है जाहिर है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान एक छोटा सा सेक्शन है। और हाइंड ब्रेन जैसे यू नो वेरी वेल हाइंड ब्रेन के अंदर एक बड़ा पार्ट जो है सेरिबेलम है और मेड्यूला और पोन्स है। उसके बाद जैसे ये स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये ओवरऑल एक जैसे कंपेरेटिव एक एनालिसिस है कि सेक्शन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, देन कौन से सेक्शन है, मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, और आखिर में जैसे लास्ट में हाइंड ब्रेन की पार्ट है। ठीक है ना, एक एसआईजी की जनरल इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या प्रोपोर्शन होता है ब्रेन की दूसरे पार्ट्स और सेरिब्रम के इस हवाले से। टीलेनसिफेलोन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और सेरिब्रम दैट कम्युनिकेट्स विद ईच अदर बाय मींस ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन दैट इज कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। जो आपने हर हालत में जैसे ये मेन और की क्वेश्चन समझ गए, इसको आप नोट करेंगे। एंट्री टेस्ट का ये क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट का टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर connected by corpus callosum। ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पस कैलोसम, ऐसे भी होगा। द एक्टिविटी ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय कार्पस कैलोसम। ये जो आपको ब्लू कलरेशन जो नजर आ रहा है जैसे ये ओवरऑल ब्रेन है, जब हम इसको एक ऐसा सेक्शन करेंगे या इस सेक्शन की हम तस्वीर जो बनाते हैं तो दरमियान में जैसे एक बैंड है टिश्यूज का दैट इज एक्सोन का, और इस सेक्शन को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये जो पार्ट है ये कार्पस कैलोसम है। इसके जरिए राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इस टिश्यूज के बैंड के जरिए, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीखा होगा कार्पस कैलोसम। और ओवरऑल जैसे अगर स्कल रीजन के अंदर अगर हम देखें ये सबसे जो बड़ा पार्ट जो हमें नजर आता है दैट इज द सेरिब्रम। अब टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एक दूसरे के साथ जो है इस पॉइंट के जरिए जैसे राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एक दूसरे की जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो करते हैं इस कार्पस कैलोसम के जरिए करेंगे, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होगा। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद जैसे जो सेरिब्रम है उसको भी फर्दर जैसे ओवरऑल एक दो रीजन्स के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, दो रीजन मेन से एक आउटर और इनर। और उसके बाद जैसे इसके डिफरेंट सेक्शन भी है जैसे जिन्हें हम कहते हैं लोब्स कहते हैं, जैसे एक फ्रंट साइड पे है, एक बैक साइड पे, एक टॉप पे, एक साइड्स में है जो, तो इनको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया है। तो फंक्शनली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू इंटीरियर जो एक है उसे हम कहेंगे फ्रंटल लोब, सेरिब्रम की जो इस लोब को हम कहेंगे फ्रंटल लोब। लोअर सेंट्रल है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब, और पेराइटल लोब ऑक्सीपिटल लोब, बैक साइड पे जो है ऑक्सीपिटल लोब है। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, चार लोब्स हैं,
ठीक है। फंक्शनली जो 4 लोब्स हैं, जो फ्रंट पे है, जाहिर है सबसे बड़ा एरिया जो है ये फ्रंटल लोब है, और उसके बाद जैसे एक यहाँ पे इधर जो पैराइटल लोब है, और बैक साइड जो होती है इंसान की बैक साइड, इसमें ऑक्सीपिटल लोब है, और ये जो साइड्स हैं इन्हें हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। तो टोटल ऐसी 4 लोब्स हैं। तो 4 रीजन्स है मेन फंक्शनली, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस फ्रंटल लोब की फंक्शन जैसे कोऑर्डिनेटिव फंक्शन अलग है, और इधर जैसे पेराइटल की अलग अलग है, ऑक्सीपिटल की अलग है, और एज वेल एज जो है ये जो टेम्पोरल लोब है, हर एक की कोऑर्डिनेटिव फंक्शन अलग है। इस वजह से लफ्ज है फंक्शनली, यानी सेरिब्रम की डिफरेंट जो फंक्शंस हैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से या कंट्रोल के हवाले से फंक्शनली। पर अगर जैसे इसको स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो इसके अंदर जैसे 2 रीजन है, बड़े रीजन है। एक आउटर पार्ट होता है और दूसरा इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसी तरह से जो सेक्शन किया जाएगा तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर और इनर रीजन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जब हम स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सिचुएशन रिवर्स होगी। जैसे आउटर पार्ट जो होगा वो होगा आउटर पार्ट, क्या कौन सा होगा, इधर जो इनर रीजन है वो व्हाइट मैटर है, अब वो आउटर पार्ट होगा व्हाइट मैटर हो जाएगा। इधर ग्रे मैटर आउटर है तो ग्रे मैटर इनर पार्ट हो जाएगा। जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है क्रॉस सेक्शन के अंदर वो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कार्ड का। तो इन दोनों के अंदर ये जरा फर्क होगा, आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। ब्रेन और सेरिब्रम और स्पाइनल कार्ड के हवाले से ये फर्क होगा, ठीक है ना। तो ईच हेमीस्फीयर आउटर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं, या जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, यानी एक जैसे रीजनिंग है, इनोवेशन है, क्रिएशन है, थॉट्स है, लॉजिक है, इंटेलिजेंस है, ये सब जो है इनसे रिलेटेड जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट होता है। और इसके अंदर एक जैसे टोकन टाइप का सवाल होता है कि न्यूरॉन्स की जो तादाद होगी 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होंगे। तो इस सरफेस के अंदर ही जैसे लेयर के अंदर जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इतने न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। जस्ट एक फिगर है जो आपने याद करनी है, जस्ट एक फिगर है जो याद करनी है। पर इसके अंदर जैसे आप देखें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखें, जब कोई सेंसरी, ब्रेन तो कंट्रोलिंग सेंटर है, जितनी जो सेंसरी इनपुट आती है तो सबसे पहले उसकी इंटीग्रेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जैसे उसके बाद ही जैसे उसमें कोई एक रीजनिंग लॉजिक, कोई एक इंटीग्रेशन होने के बाद एक अप्रोप्राइट जो है चीजें जो है जाहिर होती है, जो थॉट की सूरत में, एक्शन की सूरत में। इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर के हवाले से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है ना। तो इसी तरह से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की डेफिनेशन हमारे बुक में नहीं है, जरा थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है, न्यूरोनल बॉडीज है, जैसे हम कहते हैं सेल बॉडीज कहते हैं या साइटोन कहते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। साइटोन और सेल बॉडी, न्यूरॉन तो आपने पढ़ा होगा, याद होगा, जहन में होगा। साइटोन और सेल बॉडीज जो है इसमें इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इनका कलर जो है ग्रेइश नजर आता। व्हाइट मैटर इन द ब्रेन रिप्रेजेंट्स माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिन शीथ जो होती है, एंड आर व्हाइट इन कलर ड्यू टू द रिलेटिव हाई लिपिड फैट कंटेंट। जो ये लिपिड, हाई लिपिड फैट कंटेंट होने की वजह से इसका नेम आया व्हाइट मैटर। और जैसे सेल बॉडीज है साइटोन या सोमा, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका नेम आया ग्रे मैटर, ठीक है ना। ये दो लफ्ज ग्रे या व्हाइट अपीयरेंस की वजह से होते हैं। अपीयरेंस ग्रे मैटर, जो उसके अंदर सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन ज्यादा, व्हाइट मैटर है तो इसके अंदर यकीनन जो माइलिनेटेड जैसे शीत होती है माइलिन, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसका नेम आया है जैसे व्हाइट मैटर, ठीक है। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम एक हेडिंग में आते हैं सेरिब्रम के। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कन्वोल्यूटेड व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द कॉर्टेक्स थ्रीफोल्ड। कन्वोल्यूटेड लफ्ज की मीनिंग होती है वाइल्ड। जैसे अगर एक कोई, जैसे हम कहते हैं धागा है या एक कोई वायर है,
जो वायर 1000 मीटर है, पर उसका जब हम एक फोल्ड करेंगे, क्वाइल करेंगे, तो 1000 मीटर का एक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी, बिकॉज वो हाईली कन्वोल्यूटेड है, क्वाइल्ड है, तो इसका ये फायदा होता है। तो इसी तरह से जो है सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कन्वोल्यूटेड, जैसे आप देखेंगे फोल्डिंग्स इसके अंदर जो बहुत ज्यादा है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स थ्री फोल्ड 3 टाइम्स। अदरवाइज जैसे ये होता है कि जैसे ऐसी फोल्डिंग ना होती तो जाहिर है एक ह्यूमन है, उसकी एक लिमिटेड जैसे साइज है, स्कल है, उसके अंदर इतने ज्यादा जो एरिया वाले जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचर की तरफ से हमेशा यही होता है कि उन्हीं चीजों को जो क्वाइल की सूरत में, फोल्डिंग की सूरत में रखना है। जैसे आप देखें सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, पर उनकी जो लेंथ होती है 7 फीट और 1 मीटर। एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर के बराबर है। क्या कैसे पॉसिबल है? क्वाइलिंग होगी या फोल्डिंग होगी तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो फोल्डिंग या क्वाइलिंग हुई है, इस वजह से जो है ये इसमें जरा पॉसिबल हुआ। अच्छा, उसके बाद जैसे एक 3 लोब्स है, पर उन लोब्स के जो सबसे पहले एक पॉइंट है कि इसके अंदर वेरियस एरियाज होते हैं थोड़ी से। हाँ, सेरिब्रम के अंदर activities of the cerebral cortex fall into the sensory areas, association areas and motor areas. बहुत ही important point। वर्ड से जाहिर है, जैसे मैं जैसे आपको बताता रहता हूँ कि टाइम टू टाइम पहली सबसे पहली इलस्ट्रेशन जो हमने देखी थी, सेंसरी इनपुट ब्रेन के अंदर इंटीग्रेशन, नंबर 3 जो है जैसे एक मोटर जैसे आउटपुट या कमांड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, उसकी वर्किंग पैटर्न वो भी इसी पैटर्न के तहत है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंटीग्रेट करना और देन एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर जो है जो फर्दर जिन भी ऑर्गन्स तक भेजना या जो भी उसका एक इंटीग्रेशन होने के बाद जो रिस्पांस होगा वो प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी। तो ब्रेन के अंदर भी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर भी ऐसे 3 एरियाज हैं। सेंसरी एरियाज वर्ड से जाहिर है जितनी भी सेंसरी इनपुट होगी इन्हीं एरियाज तक आएगी। उसके बाद जैसे एसोसिएशन एरिया के अंदर कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, एनालिसिस होगी उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की, एसोसिएशन एरिया उसे कहेगी। एसोसिएशन एरिया के बाद मोटर एरिया जो होता है, जाहिर है अब वही उस पार्ट से डिफरेंट पार्ट तक जो कमांड ऑर्डर लेके जाएगा उस एरिया को हम कहते हैं मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया रिसीव द इनपुट्स। इनपुट क्या होता है? यानी सेंसरी इनपुट्स को रिसीव करना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी बॉडी के वेरियस पार्ट्स है, सेक्शन है, उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, बिकॉज ये हाईली एक सोफिस्टिकेटेड सेंटर्स है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जितनी भी जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है फाइनली उसकी जो है एनालिसिस जो होनी है वो इधर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। तो उस एरिया को हम कहेंगे सेंसरी एरिया। एसोसिएशन एरिया इज द साइट ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज, जैसे इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी है, एंड इंटरप्रेट और एनालाइज द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। वही सेम बात हम मेनी डेज से पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन का एक जैसे मेन काम होता है इंटीग्रेशन या एनालिसिस करना। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी इंटीग्रेशन का एक अलग से जो कॉर्टेक्स के अंदर जो सेक्शन या रीजन है जो आइडेंटिफाई हुए हैं कि इस एरिया का काम होता है कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इस एरिया का काम होता है इंटीग्रेशन करना या एनालिसिस करना, इस इनकमिंग इंफॉर्मेशन का। मोटर एरिया जो होता है कंट्रोल्स द रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, उन्हीं पार्ट्स तक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक सिग्नल या ऑर्डर लेके जाना, उस एरिया को हम कहेंगे मोटर एरिया। तो जो कार्टेक्स है उसके ऐसे 3 एरिया आप नोट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है कि जैसे सेंसरी एरिया इंफॉर्मेशन रिसीव करना, एसोसिएशन एरिया उनकी एनालिसिस करना, मोटर एरिया देन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक रिस्पॉन्सेज के लिए जो कमांड या ऑर्डर्स जाएंगे वो मोटर एरिया से जाएंगे, वो मोटर एरिया से जाएंगे। ठीक है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया। जैसे एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एक छोटा सा एक हम सेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिवीजन है जिसे हम कहते हैं जैसे
सेंसरी डिवीजन, जैसे ये सेंसरी पेराइटल लोब के अंदर ये सेंसरी एरिया, यानी इन्हीं सेक्शन से लेग, ट्रंक, आर्म, हेड, इनसे जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी, रिसीव होगी। मोटर एरिया यानी इन्हीं रीजन तक लेग, ट्रंक, आर्म या हैंड या फेस, इन तक जो कमांड या ऑर्डर जाएंगे इस फ्रंटल लोब से जाएंगे। एसोसिएशन एरिया, वर्ड से वेरी क्लियर, एसोसिएशन एरिया कि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन या एनालिसिस होती है, जब हमें जैसे हम कहते हैं ना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है, सोल्यूशन नहीं बनता है, इस एसोसिएशन एरिया को कहते हैं। काइंडली इसका जवाब दे दें क्या होगा। तो एसोसिएशन एरिया, ठीक है ना, पता नहीं एसोसिएशन एरिया हमारी बात सुनता है नहीं सुनता है, सही जवाब देता है नहीं देता, उसकी मर्जी पर। ये एसोसिएशन एरिया जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया होगा। होपफुली इस सेक्शन से, इस पॉइंट से आपने सीखा होगा कि सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये सारे जो है एसोसिएशन एरिया है किसके लिए, जैसे स्मेल, स्पीच, टेस्ट वगैरह, ये सब फ्रंटल लोब जो है इसके अंदर ये सब एसोसिएशन एरिया होते हैं, ठीक है ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जैसे एक सेंसरी एरिया है, एसोसिएशन एरिया है और मोटर एरिया है। हमारे नए बुक के अंदर तो इतनी इनकी लोब्स की इतनी डिटेल नहीं है, पर ये हर लोब का एक अलग अलग ही काम होता है, पर हमारे बुक में नहीं है, तो हम पहले से क्या कहें कि काम ज्यादा है ब्रेन का, तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे थैलेमस सेक्शन तक आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ब्रेन का काम रहा है, तो आगे जो है ब्रेन भी हम प्रेशर देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी है, बायोलॉजी और भी है, तो इसको हम फोर्स से इतना ज्यादा नहीं करते। चले, थैलेमस इज अ मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर and it is also the main input center for the sensory information going to the cerebrum। जैसे यू नो वेरी वेल, सेरिब्रम जो होता है वो उसके अंदर तो जैसे एसोसिएशन एरिया, सेंसरी मोटर एरिया, काफी सारे वेल डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड एरिया है, पर इन एरिया तक राइट सेक्शन तक राइट इंफॉर्मेशन जाए, करेक्ट जाए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाए। ऐसे नहीं कि एक इंफॉर्मेशन सारी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर स्प्रेड हो जाए, फिर जहां पे उसका जो सेंटर हो उसको इंटीग्रेट नहीं। इस थैलेमस सेक्शन का काम होता है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वेरियस ऑर्गन से, देन थैलेमस इसको इंटीग्रेट करके एप्रोप्राइट सेक्शन ऑफ द सेरिब्रम होता है, वहां तक भेजने का काम जो है इस थैलेमस का होता है। ये काम इस थैलेमस का, क्लियरिंग हाउस फॉर द सेंसरी इंपल्सेस। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है, इवन इसका एक ये भी काम होता है कि आगे उस सेरिब्रम तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये सब डिसाइड करता है, ये थैलेमस सेक्शन करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जैसे इंटीग्रेट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। इनपुट सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन गोइंग टू द सेरिब्रम, सेरिब्रम सेक्शन तक जितनी भी इंफॉर्मेशन राइट सेक्शन, राइट जगह तक राइट इंफॉर्मेशन जाए, जाए ना जाए, ये भी डिसाइड करता है, ये थैलेमस करता है। एंड द आउटपुट सेंटर फॉर मोटर इंफॉर्मेशन लीविंग द सेरिब्रम। और आपको पता है कि सेरिब्रम कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस, इंटीग्रेशन होने के बाद यकीनन जो इंफॉर्मेशन जाएगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक शहर है, बट ये हाईवे एक ही है, रास्ता एक ही है। जैसे अगर हम कहें कि हाईवे बंद है, ब्लॉक है, या इधर कोई गड़बड़ है, तो ये इंफॉर्मेशन ना इधर जाएगी ना इधर आएगी। वैसे तो बाय द वे कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होती है जब वो जाहिर है इंफॉर्मेशन उसी सेंटर से गुजर के आनी है, ये नेचुरल एक रूट है। अनलकीली अगर किसी पर्सन का जैसे थैलेमस में कोई एरर होता है या कोई फॉल्ट होता है या डैमेज होता है, तब एहसास होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक नहीं जा रही है, सेरिब्रम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? बिकॉज कहते हैं कि थैलेमस के अंदर जो है कुछ फॉल्ट हो गया है। तो इसी तरह से जो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है सेरिब्रम तक जाना और सेरिब्रम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना, ये थैलेमस से गुजर के ही जाएगी। तो इसकी एक बड़ी एक इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस होती है। मोटर आउटपुट जो होगी वो भी इसी थैलेमस सेक्शन से गुजर के आएगी, ठीक है ना। ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे थैलेमस का काम ये हुआ, जैसे रेड कलरेशन, ये जो सेंटर है ये थैलेमस का है। थैलेमस सेक्शन का काम है जितनी इंफॉर्मेशन है अब ब्रेन की कौन से एरिया तक दे,
ये इस थैलेमस का काम होगा। इन्हीं एरिया से वापस इंफॉर्मेशन जाएगी तो थैलेमस से होती हुई जाएगी। तो थैलेमस का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है कि इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल द सेंसेस इज सॉर्टेड आउट, कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन है और आगे किस सेंटर में जानी है, एंड सेंट ऑन टू द एप्रोप्राइट सेंटर एंड फर्दर इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन उधर सेरिब्रम के अंदर होगी। सॉर्ट आउट करना इसका मतलब है क्लासीफाई करना टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सेरिब्रम के करेक्ट पार्ट तक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मुख्तलिफ जो है सेरिब्रम के अंदर सेक्शन है, कोई जैसे सेंसरी एरिया है, कोई मोटर एरिया है, कुछ रीजनिंग के जैसे एरिया जो है, स्पीच के हैं, टेस्ट के हैं, आर्म लेग तक जैसे कोई इंफॉर्मेशन जाने, ये सब। तो एक तरह से ये गेटवे के तौर पे काम करते हैं। जो गेटवे एक जनरल ब्रॉडर टर्म है, आम लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। गेटवे जैसे एक कोई ऐसा सिटी जैसे या पॉइंट जैसे हम कहते हैं गेटवे, यानी उससे हर चीज जो गुजर के उधर आगे जाएगी, अंदर या बाहर जाने का अमल उससे पास होके वो आएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन है थैलेमस से होते हुए सेरिब्रम, सेरिब्रम से होते हुए थैलेमस, देन जो अदर पार्ट तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इसके लिए गेटवे का एक लफ्ज है, वो भी जैसे सुइटेबल होता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम की हेडिंग में आएंगे। थैलेमस के बाद जैसे लिम्बिक सिस्टम है, और लिम्बिक सिस्टम के अंदर यू नो वेरी वेल, इसके अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस होता है। एक वन स्ट्रक्चर नहीं है जिसको रिप्रेजेंट किया जाए कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ऐसे नहीं। तो इसके अंदर जो है लिम्बिक सिस्टम इज डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स की मीनिंग होती है डिफरेंट, डिफरेंट ग्रुप कौन से, जैसे उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस भी है। लोकेटेड बिटवीन इन आर्क बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम के दरमियान ही, जैसे ये लिम्बिक सेक्शन सिस्टम के जो ये सेक्शन के अंदर ये चीजें होंगी, ठीक है। तो किस तरह से हम उसकी एक छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं कि जैसे ये सेरिब्रम है और थैलेमस, सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान, जैसे ये थैलेमस सेक्शन है, सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान ही जैसे एक है, जैसे अमाइगडाला छोटा सा एक पार्ट है, जिसका मतलब होता है कि आमंड, यानी कि बादाम की शेप की तरह एक पार्ट होता है, और इसका नेम होता है अमाइगडाला। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस एक फिश का नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, और इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है लाइक जैसे एक हिप्पोकैम्पस की तरह नजर आया, तो इस वजह से इसका नेम रखा गया, हिप्पोकैम्पस रखा गया। और आगे जैसे एक और सेक्शन है हाइपोथैलेमस, यू नो वेरी वेल, जैसे थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस सेक्शन होता है जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो ये लिम्बिक सिस्टम के सेक्शन हुए, एक हाइपोथैलेमस है, अमाइगडाला है, और नंबर 3 इज हिप्पोकैम्पस। किसके दरमियान होता है, सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान का जो सेक्शन होता है उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं। तो ये ग्रीन कलरेशन जो नजर आ रही है, ये सब इस लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हम कंट्रोलिंग सेंटर है, इनको हम सीखते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंटेन्स मेनी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें काफी न्यूरॉन्स हैं। ये हाइपोथैलेमस का सेक्शन है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है। सम ऑफ दीज आर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। जैसे ये हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है, दैट रिलीज हार्मोन, जो शायद आपने नर्व केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ा होगा। इन न्यूरॉन के जो एंड्स होते हैं वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक एंड होते हैं, और उनकी हार्मोन जो एक्चुअली यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, बट जो स्टोर होते हैं वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। सम ऑफ द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स दैट रिलीज हार्मोन थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और स्टोर होंगे जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अगर आपको याद हो, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एडीएच जिसे कहते हैं। तो यानी हाइपोथैलेमस को एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक किसके दरमियान? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, उन दोनों के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है। बिकॉज इसके अंदर जो है कुछ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर यानी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है, प्लस जाहिर है एक जैसे नर्वस टिश्यू भी है ओरिजिनली, तो ये ब्रेन का एक पार्ट जैसे है, तो इसे हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक की मीनिंग होती है जिसके अंदर
दो डिफरेंट ग्रुप्स के टिश्यूज की प्रॉपर्टीज हो तो उसे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हो तो दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं इसको, बिकॉज इसके अंदर टू टाइप्स के जैसे टिश्यूज जो मौजूद है, नर्वस एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों, तो हम इसे कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। ये आगे डिटेल में टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से कौन कौन से हार्मोन वगैरह। तो हाइपोथैलेमस से एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। और यू नो वेरी वेल, जैसे हम ब्लड प्रेशर है या इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो सब जैसे थर्मोस्टेट है जो हमारे इस पीएमसी के सिलेबस में तो नहीं, होम्योस्टेसिस सेक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन है, इन सब का जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। बॉडी टेम्परेचर जैसे नॉर्मल से कम होता है, हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है, तो देन उसको इंक्रीज करने के लिए ऑर्डर या कमांड देता है। जब पता जाता है हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर 37 डिग्री उसके पास यानी ऐसे कमांड से ऑर्डर देगा जिसके जरिए बॉडी टेम्परेचर लिटिल बिट थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसी तरह से हंगर है, थ्रिस्ट है, वाटर बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से बिकॉज ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट या कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस ही करता है। तो इस वजह से जो ये आगे तो चैप्टर रिप्रोडक्शन के हवाले से हार्मोन्स के सेक्शन में हम पढ़ेंगे, पर सिंपली ये जो है ना थ्रू हार्मोन्स जैसे कंट्रोल कर रहा है। इन एडिशन टू स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस इलिसिट्स इमोशन, इमोशंस कौन से, जैसे रे की मीनिंग होती है एक गुस्सा या टेम्पर की जो कंडीशन होती है, फियर है, प्लेयर है, और सेक्सुअल अराउजल यानी सेक्सुअल मोटिवेशन है। ये सारे काम जो है हाइपोथैलेमस से इमोशन से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड, ठीक है ना। सच ये सारे जो है इमोशनल जो कंट्रोल है किन चीजों का, जैसे रेज, फियर, प्लेयर एंड सेक्सुअल अराउजल, जस्ट तीन चार जो है इसके फंक्शन आप इन्हीं को नोट करेंगे। बाकी इन चीजों का ये मेजर जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पार्ट, हाइपोथैलेमस पार्ट। और हाइपोथैलेमस के नीचे यू नो वेरी वेल कि जैसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, इनको हम देखेंगे, ठीक है ना। आगे एंटीरियर पोस्टीरियर लोब एंडोक्राइन सेक्शन के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद अमाइगडाला की तरफ आता है। अमाइगडाला जैसे यू नो वेरी वेल, इसकी जो शेप होती है एक आमंड लाइक होती है, बादाम की तरह छोटा सा एक रीजन होता है। इज बिलीव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्राइट बिहेवियरल रेस्पॉन्स related to the behavior response to environmental stimuli, यानी सिंपल लफ्जों में जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एक स्टडीज होती है जो मुख्तलिफ एनिमल्स वगैरह पे, जैसे अमाइगडाला को जो रिमूव किया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म या जो वो एनिमल होता है वो उसके अंदर फीलिंग्स सारी खत्म हो जाती है, इमोशंस खत्म हो जाती हैं। फीलिंग या इमोशंस कौन कौन सी, जैसे लोनर है या फियर है, हेट है, रेज है और सेक्सुअल अराउजल। तो ये सारी इनकी जो फीलिंग्स है दे आर रिलेटेड टू द अमाइगडाला, ठीक है। हाइपोथैलेमस के भी वो जैसे सेम फंक्शन है चंदे को, तो इसके अंदर भी जैसे ये सेम है, टू फील और एक्सप्रेस इमोशंस, टू फील और एक्सप्रेस इमोशंस, ये जो एक्चुअली इसका मेन जो काम होता है अमाइगडाला का होता है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें मिलती जुलती है हाइपोथैलेमस की, जैसे फीलिंग्स के हवाले से है। जैसे ये अमाइगडाला एक आमंड लाइक स्ट्रक्चर है, बादाम की तरह होती है और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद ये हिपोकैम्पस है और इधर आपको पता है कि हाइपोथैलेमस था, ये हिपोकैम्पस का सेक्शन है। तो ये लिम्बिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस एक फिश का नेम है, जैसे ये जो शायद आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर एक ऐसी फिश है जिसका नेम है हिपोकैम्पस है। तो हिपोकैम्पस की तरह उसके ब्रेन के अंदर उनको पार्ट आइडेंटिफाई हुआ, तो इस वजह से उनका नेम रखा इन्होंने हिपोकैम्पस। हालांकि हिपोकैम्पस इज द नेम ऑफ फिश। अगर ब्रेन की इमेजिंग में देखा जाएगा तो इस तरह का एक पार्ट होगा, ठीक है, इस तरह का पार्ट होगा जो हिपोकैम्पस की तरह। अब हिपोकैम्पस की शेप इस तरह की होती है, यू नो वेरी वेल। तो उसके अंदर जो मेन जो पार्ट या सेक्शन है, तो इसकी रिजेम्बलेंस की वजह से इसका नेम रखा गया हिपोकैम्पस। हालांकि हिपोकैम्पस एक फिश का नेम है, सी हॉर्स जो फिश है, बोनी फिश है, ठीक है ना। इट प्लेज बायोलॉजिकल नेम
और सी हार्स जो है उसका कॉमन नेम है। आप कहेंगे सी हार्स अलग है, वो ऐसे नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड दस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखें, आप भी जैसे लर्निंग फेज के अंदर एंट्री टेस्ट को आप जैसे सारे प्रोसेस को सीख भी रहे हैं और आगे याद भी करेंगे। ये आज जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है एंट्री टेस्ट तक आपको याद होना चाहिए। आज इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप तैयारी कर रहे हैं ये याद होने चाहिए टिल एंट्री टेस्ट एटलीस्ट। तो इसके लर्निंग के लिए हमेशा एक मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। लर्निंग के लिए एक मेमोरी की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर कोई सीख रहा है तो शुरू में जैसे कोई भी लेसन नया सीखते हैं तो देन उसको एक मेमोरी के अंदर इनपुट कर देते हैं कि आज हमने ये इन कीज के बारे में सीखा है, इसका मकसद ये होता है, या ये कोई फाइल या टेबल हम बनाते हैं तो इसको किस तरह से बनाते हैं। एक बार तो सीखते हैं ना, बाद में उसको क्या करते हैं, इनपुट कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जरूरत जब भी पड़े तो ये चीज हमारी सीखी हुई है, हाँ हमें पता है इस तरह से होता है। या ड्राइविंग का आर्ट है या जो सिलाई कढ़ाई की आर्ट है, कितनी आर्ट है आपको बताएं, तो वो सब उसके अंदर जो है एक मेमोरी एंड इज दस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। किसी भी लर्निंग कोई नई चीज हम जैसे सीखते हैं उसके लिए जो है एक मेमोरी की जरूरत होती है। और मेमोरी यू नो वेरी वेल एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे जो ड्यूरिंग लेक्चर हमें हर चीज समझ में आ रही होती है और एक दो घंटे के बाद अगर कुछ मे भी ऐसे स्टूडेंट हो गए तो पता नहीं क्या है हमने क्या सीखा, क्या नहीं होगा। या इस तरह से जो एक फोन नंबर होता है, शॉर्ट टर्म लर्निंग जैसे होती है तो उसके अंदर हाँ आपका नंबर क्या है, हाँ, ये याद हो गया। कल जैसे या थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ी तो वो नंबर भूल गए। घर का नंबर जो होता है या अपना पर्सनल नंबर होता है वो तो याद करने की जरूरत नहीं, एक दो बार आप जैसे देखते हैं याद, वो किसका हिस्सा हो जाता है, वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, प्रोसीजरल मेमोरी टाइप, रिमेंबर ऑफ हाउ टू डू मोटर एक्ट्स लाइक वॉकिंग वगैरह। ऑन द अदर हैंड आर मीडिएटेड बाय द हिप्पोकैम्पस, तो उसे हम कहेंगे ऐसी लर्निंग जो मीडिएटेड बाय द हिप्पोकैम्पस होगी। हिप्पोकैम्पस इज द सेंटर फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। कार्टेक्स एंड सेरिब्रम आर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस। जाहिर है इसके अंदर कार्टेक्स भी यूज होता है, सेरिबिलम वगैरह लर्निंग के हवाले से उसमें जो है यकीनन इसका इस्तेमाल होगा। हिप्पोकैम्पस इज फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। मिड ब्रेन है तो इसके अंदर जैसे यू नो वेरी वेल मिड ब्रेन एक छोटा सा ही सेक्शन है पर इसके अंदर एक मेन पॉइंट contains reticular formation और ऐसे रेटिकुलर फॉर्मेशन कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कहाँ कहाँ पे होती है, ना फकत मिड ब्रेन में पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी होते हैं, पोन्स में भी होते हैं, जिनको हम एक अलग इलस्ट्रेशन से देखते हैं। आगे जिस तरह से ये किसको कंट्रोल करता है, एक स्लीप को, अराउजल और इमोशन और मसल टोन और सर्टेन रिफ्लेक्सेस को ये रेगुलेट करता है। स्लीप, अराउजल, इमोशन और मसल टोन इनको रेगुलेट करता है। पहले हम सीखते हैं कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन इस तरह होते हैं, जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके अंदर ऐसे थ्रेड्स का जो, और उसके बाद ये बोन्स सेक्शन है इसके अंदर मौजूद है। बोन्स के बाद जैसे ये मिड ब्रेन का सेक्शन है इसके अंदर मौजूद है। मिड ब्रेन के बाद ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे जो है जैसे नेटवर्किंग जो जा रही है, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। इनके जरिए, रेटिकुलर फॉर्मेशन के जरिए जैसे इमोशंस है जो अभी हमने नोट किया, या बॉडी की कुछ मूवमेंट या रिफ्लेक्सेस है, स्लीप है, इनसे रिलेटेड होता है। जैसे एक पुराना हमारा एसटीवी बुक था, इसके अंदर वेरी एक इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल दिया गया था कि आइदर हम कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर करते हैं। रिसेप्टर तो अगर मौजूद भी हो पर इस स्टिमुलस को आइदर इग्नोर करना या इस स्टिमुलस को कोई रेस्पॉन्स देना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर एक सिचुएशन है, क्लासरूम के अंदर शोर हो रहा है, स्टूडेंट शोर कर रहे हैं और टीचर कहता है कि आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। ये आवाज सभी स्टूडेंट के कानों तक आ रही है कि हाँ ये आवाज आ रही है,
और स्टूडेंट जो है आवाज को उस आवाज को सुन के अनसुनी कर देते हैं और बातों में मसरूफ होते हैं। तो यानी उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। और जैसे कहीं खामोश हो जाए तो फौरन खामोश हो गए, तो वो क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ये काम इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द रेटिकुलर फॉर्मेशन। और जैसे पुराने बुक के अंदर एक एग्जांपल, नाइट टाइम पे बेबी की किराए पे, अगर बेबी की किराए होती है तो मदर जागती है। मदर के कानून तक उस बेबी का आवाज जाता है, फौरन मदर जो है जाग जाती है और उसकी केयर करती है। फादर के कानून तक उस बेबी का आवाज जरूर आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता होगा। और फादर के कान भी दुरुस्त है, काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। पर उस आवाज को सुन के इररिलेवेंट समझ के उसको इग्नोर कर देता है और मदर जागती है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है। ये फंक्शन होते हैं, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के होते हैं कि आइदर जो रेस्पॉन्ड देना या उसको इग्नोर करना। ठीक है। बाकी एक नया टर्म आपके लिए होगा मसल टोन। मसल टोन को हम एक इलस्ट्रेशन के जरिए सीखते हैं कि मसल टोन क्या होती है। जैसे एक मसल टोन के हवाले से एक डिजीज है, डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डिजीज या डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों में जैसे आइडेंटिफाई होता है। जाहिर है बच्चे को अगर इस फॉर्म में अगर कोई डॉक्टर या इस फॉर्म में अगर कोई डॉक्टर है या कोई भी फैमिली मेंबर उसको अगर पकड़े तो इसके बाजू वगैरह या इसका गर्दन ऐसे लटका रहे, तो यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ नहीं है। इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी मसल स्ट्रेंथ नहीं है, हाइपोटोनिया का शिकार होता है, डिक्रीज्ड मसल टोन है इसकी, है डिक्रीज्ड मसल टोन। मसल टोन का मतलब होता है, जैसे मसल स्ट्रेंथ को आप समझें, डिफाइंड एज मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फोर्स इन रिस्पांस टू रेजिस्टेंस। जो होते ना रेसलिंग जैसे में भी पता नहीं कोई देखता है नहीं देखता है, जब वो एक रेफरी होता है 1 2 3 काउंट करता है, एक गिरा हुआ होता है उसकी आर्म को ऐसे पकड़ा है और नीचे गिर रही होती है, दूसरी बार जैसे ऐसे दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसे करे वापस गिर जाए तो मतलब उसका जो है काम तमाम हो चुका है। पर कभी कभार ऐसे होता है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कुव्वत ताकत का वो मुजाहरा उसको करना होता है। जब तीसरी बार जैसे रेफरी ऐसे करता है तो ऐसे वो सीधी हो जाती है कि यानी हाँ नहीं अभी तक में जो मुझे फाइट करनी है। तो इसी तरह से बिल्कुल ये जो लाइक जो है जिसके अंदर कोई मसल स्ट्रेंथ ना हो तो हम कहेंगे कि इसकी जो मसल टोन दैट इज नॉट मेंटेन। मसल टोन कहते हैं डिफाइंड एज द टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट। टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट। मसल स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे डिफाइंड मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फोर्स इन रिस्पांस टू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मसल स्ट्रेंथ हम कहेंगे। तो जिसमें मसल टोन नहीं होगी तो जाहिर है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ वगैरह पैदा नहीं होती है। ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इट इज रिलेटेड टू मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन से रिलेटेड होता है। आखिरी सेक्शन की तरफ आते हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, आखिरी सेक्शन है। जैसे मिड हाइंड ब्रेन के अंदर मेजुला है, पोन्स है और सेरिबेलम है। मेजुला, पोन्स एंड सेरिबेलम, बहुत ही आसान सा तरीका। मेजुला जो रिफ्लेक्सेस के लिए सेंटर है और सेरिबेलम है जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के बैलेंस्ड मूवमेंट्स के लिए, बॉडी का बैलेंस बरकरार रखना, उसमें सेरिबेलम का रोल होता है। हालांकि इन बॉडी पार्ट्स के लिए कमांड या ऑर्डर जो सेरिब्रम के उन एरिया से आते हैं। देन जो थैलेमस के बाद होते हुए पोन्स के बाद जो है देन सेरिबेलम के बाद देन अगेन जो कमांड मसल्स की तरफ जाते हैं। ब्रेन के काफी सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं पर जो बैलेंस का जो सेंटर जो है इस हम सेरिबेलम को करार देते हैं। और पोन्स के अंदर सर्टेन जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है या ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर इसके चंद एक फंक्शन है जो रेगुलेट करता है। तो जैसे यू नो वेरी वेल मेडुला कंट्रोल सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शन। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं अक्सर जो है दे आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला। कौन कौन से, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्वॉल्विंग है, कफिंग है, हिकपिंग है, स्नीजिंग है, ये ऐसे अमल है। डाइजेशन है, ये जैसे हमारे विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं तो ये ऐसे रिफ्लेक्सेस है मेडुला के जो फंक्शन होते हैं। जस्ट एक सिंगल वर्ड की टर्म है मेडुला रिफ्लेक्सेस है। पोन्स के हवाले से अगर देखा जाए तो एक
ब्रीदिंग रेट का पैटर्न है, स्लीप है, स्लीप वीक साइकिल इसका जो है मेन पॉइंट है, स्लीप वीक साइकिल मेन पॉइंट है। और जैसे खास तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एक बॉडी पोस्चर होती है, लिम्स वगैरह की, जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त ये मसल्स रिलैक्स होती है, रिलैक्स होती है, तो ये सिग्नल या आर्डर जो उन मसल्स तक आते हैं ये थ्रू पोन्स तक, पोन्स के इसी वजह से स्लीप और बाकी जैसे एडिशनल थोड़ा सा रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, दिस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द पोन्स, दिस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द पोन्स। उसके बाद आखिरी सेक्शन की तरफ आएंगे, आखिरी सेक्शन है दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो यू नो वेरी वेल बैलेंस ऑफ द बॉडी है, क्रूशियली इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, मूवमेंट्स और बैलेंस। Cerebellum receives sensory information about the position of the joints, length of the muscles as well as the auditory and visual system। कि जब भी अगर हमें ऐसे मेन रोड पे जैसे जा रहे हैं, रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, और रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं तो अचानक जैसे एक कोई गाड़ी की हमने जैसे हॉर्न की आवाज सुनी या देखी, पहले हम जा रहे थे तो सडनली हम जो है जाहिर है अपनी आप को स्टॉप करेंगे, रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने ये दो तीन जो है कोऑर्डिनेशन कर ली हमने। कौन कौन सी? जैसे उसमें हमने ये देखा कि जैसे एक कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट यानी बैलेंस ऑफ द बॉडी, मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है वो सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो सेंटर होगा वो सेरिबेलम। आखिर हमारी बुक के अंदर जैसे एक अलग से टॉपिक नहीं है, जैसे अगर आप कहें ना ब्रेन स्टेम कोई अलग कोई हेडिंग है, वो नहीं है। ब्रेन स्टेम के अंदर जो है सेक्शन जो आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, मेडुला पोन्स मिड ब्रेन, मेडुला पोन्स मिड ब्रेन, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, collectively it is called the brain stem, ठीक है। brain stem is a region at the base of the brain that is located between the cervical spinal cord, spinal cord एक स्पाइनल कार्ड, और दूसरा आगे फ्रंट पे क्या है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या सेरिब्रम या फोर ब्रेन का ये सब सेक्शन है। इसके दरमियान जो अब पार्ट है ना, उसके दरमियान आप एक मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, पोन्स है, और जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो तीन ये सेक्शन है, कलेक्टिवली हम उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। कोई अलग से सेपरेट कहें ब्रेन का कोई एक सेक्शन नहीं है, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मिड, तो ब्रेन स्टेम कहेंगे, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो अब ब्रेन स्टेम के चंद एक फंक्शन है, इनवॉलंटरीली बॉडीली फंक्शन सच एज ब्रीदिंग इन हार्ट रेट। ब्रेन स्टेम के साथ इन दो लफ्जों को आप लिंक करेंगे, और तीन कौन से रीजन है, जैसे एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको याद होगा डेवलपमेंट के दौरान कौन से पार्ट से अराइज होता है, माइलन सेफेलोन से, और पोन्स मेटनसेफेलोन से, और मिड ब्रेन जैसे मेसेनसेफेलोन, वही तस्वीर जो कल पुराने क्लास में हमने जो पढ़ी थी, वहीं से जो ओरिजिनेट होते हैं, वहां से जो डेवलप होती है, तो वो ब्रेन स्टेम सेक्शन कहलाता है। मेहरबानी, आपने जो ब्रेन को सुना, ठीक है। थोड़ा